बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ले जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए ये अक्सर ही पेपर में आया होता है। हर साल, एक साल छोड़ के एक साल आ गया, मुसलसल 2 साल आ गया, 3 साल आ गया, ये इसका वेटेज 80% तक हमेशा रहता है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ये सिर्फ ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया तो आपके लिए इसको ड्राइव करना बहुत ही आसान है, इसे प्लॉट करना बहुत ही आसान है। खेलेंगे आप इस कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन अगर रटा लगाया तो फिर वो ये कॉन्सेप्ट आपको तंग करेगा। सिर्फ सारी इसमें अंडरस्टैंडिंग है और कोई भी नहीं बात। प्रोफेसर लियोन्टिफ ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। ये कहता है कि हर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसके लिए कुछ कमोडिटीज की इनपुट चाहिए होती है, रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं। अब वो कितनी कमोडिटीज चाहिए, उनके रॉ मटेरियल कितनी मिकदार में चाहिए कि आपके पास वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाए, उसके सोल्यूशन के लिए उसने ये इनपुट आउटपुट मॉडल एक्सप्लेन किया। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं अभी आपको दिखा देता हूं जी। ये इसका स्ट्रक्चर है। ए एक मैट्रिक्स है, ये गिवन है हमें 7, डी हमें गिवन है। डी को बोलेंगे फाइनल डिमांड और ए को बोलेंगे इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स। इन शॉर्ट इसे इनपुट मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इस तरफ ये हमारी इनपुट इंडस्ट्री है, इस तरफ ये हमारी आउटपुट इंडस्ट्री है। मीन टू से हर एलिमेंट का एक एड्रेस है। अब इस 0.2 का एड्रेस है A11। ठीक है जी, A11 का मतलब है ये पहली रो और पहला कॉलम है ना, तो 1 का मतलब फर्स्ट कमोडिटी की इनपुट और दूसरे 1 का मतलब है फर्स्ट कमोडिटी की आउटपुट। इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, क्वेश्चन किस तरह से आता है, ये मैं आपको अभी सिखा देता हूं। ये लिखा हुआ जी क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ एलिमेंट 0.4, 0.1 एंड 10। तो सबसे पहले आपने इसे सॉर्ट आउट करना है। 0.4 ये रहा एलिमेंट, इसका इकोनॉमिक मीनिंग बताना है आपने सबसे पहले। तो आपने इसका एड्रेस लिख लिया A21। ये देखें 0.4 ये दूसरी रो है और पहला कॉलम है, इसलिए इसका एड्रेस इसलिए इसका एड्रेस A21 है। A21 इक्वल टू 0.4। अब ये जो 2 है ये इनपुट के लिए है, ये जो 1 है ये आउटपुट के लिए। अब इनपुट का मतलब सेकंड कमोडिटी की इनपुट और इस 1 का मतलब फर्स्ट कमोडिटी की आउटपुट। ठीक है जी, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी ये भी देख लेते हैं। ये जी, इट मीन्स दैट 40 सेंट्स ऑफ सेकंड कमोडिटी इज रिक्वायर्ड एज इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग अ डॉलर वर्थ ऑफ फर्स्ट कमोडिटी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जो 2 है इसका मतलब है सेकंड कमोडिटी की इनपुट चाहिए। कितनी चाहिए? 40 सेंट्स। 0.4 का मतलब है 40 सेंट्स। अगर आप 40 सेंट्स का रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं सेकंड कमोडिटी का, तो फर्स्ट कमोडिटी का $1 वर्थ की आउटपुट आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने 0.3 की इंटरप्रिटेशन देनी है। अब 0.3 एक ये है, दूसरा ये है। अब पहले आपने इसकी इंटरप्रिटेशन देनी है, दूसरी इसकी देनी है। अब इसका एड्रेस ये पहली रो दूसरा कॉलम है A12, इस वजह से यहां पे ये देख लें A12 इक्वल टू 0.3। अगेन सेंस वही बनेगी, ये फर्स्ट कमोडिटी की इनपुट है। इनपुट कितनी चाहिए आपको? 30 सेंट, और सेकंड कमोडिटी की आउटपुट $1 की आपकी तैयार हो जाएगी। तो इसकी जब आप इंटरप्रिटेशन लिखेंगे सेम इसी पैटर्न पे, इट मीन्स दैट 30 सेंट्स वर्थ ऑफ फर्स्ट कमोडिटी इज रिक्वायर्ड एज इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग $1 वर्थ ऑफ सेकंड कमोडिटी। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 है। मेरा ख्याल है समझ लगी बात। अब इसी तरह इसी पैटर्न पे अगर आप A32, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी? ये थर्ड कमोडिटी की इनपुट आपको 30 सेंट की चाहिए। अगर आप सेकंड कमोडिटी $1 वर्थ की प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ये आपने कर लेना काम। इसके बाद लास्ट में है, ये लिखा है जी एलिमेंट 10। अब एलिमेंट 10 ये आ रहा है फाइनल डिमांड में। इस 10 का इकोनॉमिक मीनिंग क्या है? इस 10 का मतलब ये है कि फर्स्ट कमोडिटी की फाइनल डिमांड 10 है। अब ये देख लें, ये मिलियन में या बिलियन में स्टेटमेंट में आपको मेंशन होगा। ये अल्फा सी चैंग की मैंने एग्जांपल ली है, इसमें ये स्टेटमेंट गिवन है कि ये आपका डाटा सारा $1 बिलियन में गिवन है। तो इसका मतलब है
कि फर्स्ट कमोडिटी की टोटल डिमांड $10 बिलियन है। ओके हो गया जी। अब ये इंटरप्रिटेशन तो आपकी सभी की होगी क्लियर। उसके बाद इसका बी पार्ट अगर देखते हैं जी, इसका बी पार्ट में क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ थर्ड कॉलम सम। अब ये थर्ड कॉलम सम है, इसका इकोनॉमिक मीनिंग क्या होगा? 0.2 0.2 0.2 इन सबको जमा किया, ये बन गया 0.6। इसका मतलब है कि आपको 20 सेंट की फर्स्ट कमोडिटी की आपको इनपुट रिक्वायर्ड है, 20 सेंट की सेकंड कमोडिटी की इनपुट रिक्वायर्ड है, 20 सेंट की थर्ड कमोडिटी की इनपुट रिक्वायर्ड है। तो टोटल इनपुट आपको कितनी रिक्वायर्ड है? 60 सेंट्स की। तो इसकी इंटरप्रिटेशन में भी यही लिखेंगे, the third column sum 0.6 meaning that 60 cents of non-primary input are used in producing $1 of commodity थर्ड कॉलम सम है, तो थर्ड कमोडिटी के आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा ना। हर कॉलम सम उसकी आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फर्स्ट कॉलम सम वो फर्स्ट कमोडिटी के आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड कॉलम सम सेकंड कमोडिटी के आउटपुट को, इसी तरह थर्ड कॉलम सम थर्ड कमोडिटी की आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा कि आपको इनपुट टोटल कितनी चाहिए $1 पैदा करने के लिए, $1 वर्थ की आउटपुट पैदा करने के लिए। इसके बाद सी पार्ट है जी, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ थर्ड रो सम। तो यहां पे ये बात आप क्लियर कर लें कि रो सम का कोई इकोनॉमिक मीनिंग नहीं होता, इसी वजह से यहां पे हमने लिखा है देयर इज नो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ एनी रो सम। कॉलम सम का तो इकोनॉमिक मीनिंग होता है, अभी बता दिया, लेकिन रो सम का कोई इकोनॉमिक मीनिंग नहीं होता। डी पार्ट में देखते हैं जी, उसमें कहता है जी फाइंड सोल्यूशन आउटपुट लेवल। अब सोल्यूशन आउटपुट लेवल, ये ध्यान से आपने अब इसको काम स्टार्ट कर देना है। न्यूमेरिकल वर्किंग अब स्टार्ट होगी आपकी। ए गिवन है, अब इसे इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स कहते हैं और इन शॉर्ट इसे इनपुट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इनपुट मैट्रिक्स का आपने टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनाना है, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स या लियोन्टिफ मैट्रिक्स बनाना है। वो कैसे बनेगा? I-A करने से। आई है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये चूंकि 3x3 का है, आइडेंटिटी भी 3x3 का ही आपको साथ लेना पड़ेगा। आइडेंटिटी में से इसे माइनस करें, 1 - 0.2 किया 0.8 आ गया, 0 - 0.3 किया -0.3 आ गया। इसमें से इस एलिमेंट को माइनस किया, ये आ गया। हर एलिमेंट में से ये माइनस करते जाएं, आपके पास ये I-A मैट्रिक्स बन जाएगा। I-A को टेक्निकल मैट्रिक्स या टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स कहते हैं, ये आगे लिखा भी हुआ है मैंने। ये लियोन्टिफ मैट्रिक्स है। अब इसके बाद आपने, अगर वो आपसे बोले लियोन्टिफ मैट्रिक्स या टेक्निकल मैट्रिक्स बनाए, तो आपने इस तरीके से ये बना देना है। इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स या सिंपल इनपुट मैट्रिक्स बताएं कौन सा है, तो आपने बता देना ये वाला है। अगर वो आपको बोले स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट इक्वेशन बनाए, तो वो कैसे बनेगी? वो ये बनी हुई है जी, ये आपका टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है, लियोन्टिफ मैट्रिक्स। ये आपका x1 x2 x3 ये 3 वेरिएबल है, 3x3 का इसलिए 3 वेरिएबल है, और साथ ही आपका फाइनल डिमांड वेक्टर। ये आपकी स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट इक्वेशन बन गई। अब आपने इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए इस पूरे को लेट कर लें आप, ये I-A लेट कर लें या T लेट कर लें। ये x है और ये D है, तो ये हो गया जी Tx = D, और ये T ये मैट्रिक्स है पूरा। इसको उठा के जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे इनवर्स हो जाएगा। मैट्रिक्स ना होता तो रूल ये होता ना, एक तरफ जो मल्टीप्लाई हो रहा हो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये चूंकि मैट्रिक्स है इसलिए इसका रूल ये है कि दूसरी तरफ जाके इनवर्स हो जाएगा। x = T इनवर्स D ले जी। सबसे पहले T इनवर्स आपको चाहिए। इनवर्स निकालना आपको बहुत अच्छा आता है। इनवर्स का फार्मूला आपने लिखा, वी नो दैट T इनवर्स इक्वल है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ T एंड एडजाइंट ऑफ T मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसके साथ। ये इनवर्स का फार्मूला आ गया। सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिया जाता है ये चेक करने के लिए सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो डिटर्मिनेंट लेने का ये प्रोसीजर है। पहला 0.8 ऐसे लिख दिया, पहला कॉलम गायब और पहली रो गायब, पीछे बचा 0.9 -0.2 -0.3 और 0, ये आ गया 7। इस तरीके से लिख लिया। दूसरा माइनस का साइन आता है और माइनस के साइन के बाद 0.3, ये चूंकि माइनस का था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया 0.3, और अगेन ये 0.3 वाला कॉलम गायब और रो गायब, पीछे ये 4 एलिमेंट बचे, -0.4
-0.2, -0.1 और 0.8 ये इस तरफ आ गए, और उसके बाद इन लास्ट ये वाला -0.2 ये इधर आ गया, और ये लाइन गायब, और इधर से ये पहली रो गायब। पीछे ये 4 एलिमेंट बचे, इन चारों को आपने इस तरीके से लिख दिया। आगे इनके डिटर्मिनेंट ही लेने हैं। डिटर्मिनेंट का रूल, ये 2 मल्टीप्लाई हुए साइन माइनस का, ये 2 मल्टीप्लाई हुए, और जो भी आंसर आया 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 0.3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी आप सोल्व कर लें। फाइनल आपका आंसर डिटर्मिनेंट, चूंकि यहाँ पे हमारा टॉपिक डिटर्मिनेंट नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो ये डिटर्मिनेंट आ गया टी का 0.384। आप चेक कर लीजिएगा, ना ये निकले तो मुझे बताइएगा। अब आपने एडजाइंट निकालना है। एडजाइंट ऑफ टी, ये को फैक्टर मैट्रिक्स आपने पहले निकालना है और लास्ट में उसका ट्रांसपोज ले लेना है, ये एडजाइंट निकल आएगा। को फैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है? ये को फैक्टर मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, C11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब ये 9 को फैक्टर्स निकालने हैं। C11 कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, ये पहला एलिमेंट है, इसको आप गायब कर दें, इस कॉलम को और इस रो को। पीछे ये 4 एलिमेंट बचे, इसका आपने मैट्रिक्स ले लेना है। अब इस 0.8 को साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, वो डिटर्मिनेंट में करते हैं। इसमें आपने सिर्फ इस लाइन को गायब करना है, इस लाइन को गायब करना है, इन चारों का मैट्रिक्स ले लेना है। उसके बाद इस C12 को आपने फाइंड करना है। इस एलिमेंट की बात हो रही है। C12 1 + 2 ओड नंबर को जब सोल्व करेंगे तो साइन बाहर माइनस का आएगा, तो ये माइनस का साइन आ गया। ये 4 इसके एलिमेंट आ गए कोरिस्पोंडिंगली, और इसका आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। 1 2 का आंसर आ गया 0.3। सेम इसी पैटर्न में C13 निकलेगा, C21 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। आपने ये निकाल के चेक कर लेने हैं। ये सभी वैल्यूज निकालने के बाद इस कोफैक्टर मैट्रिक्स में आप पुट कर दें, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा। ये जी आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया, और इन लास्ट इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज समझते हैं ना? ये पहले कॉलम को पहली रो बना दिया, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना दिया, तीसरे कॉलम को तीसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। ये ट्रांसपोज को ही एडजाइंट कहते हैं। ले जी, ये एडजाइंट ऑफ टी निकल आया। अब टी इनवर्स का फार्मूला वो 1/t डिटर्मिनेंट इंटू एडजाइंट ऑफ टी था, तो इस फार्मूले में वैल्यूज आपने पुट की, ये टी इनवर्स निकल आया। ठीक है जी, ये टी इनवर्स है आपके पास, और इस टी इनवर्स को आप, वो आपको इक्वेशन याद होगी, ये x जी, ये x इक्वल है टी इनवर्स डी। अब टी इनवर्स तो आपने ये निकाल लिया है, और ये डी आपके पास फाइनल डिमांड वेक्टर ये था, इसको साथ लिख लें। इसकी सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है तो x निकल आएगा। असल में ये x ही आपने निकालना है, तो x आपने निकालने के लिए ये 1/3.84 0.384 ये ऐसे ही रहा। इन दोनों मैट्रिक्स को पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये होगी जी इनकी मल्टीप्लीकेशन। पहला एलिमेंट इस 10 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन, ये 0.3 इस 5 से होगा, प्लस का साइन, ये 0.24 इस 6 से होगा। ठीक है जी, पहली रो पहले कॉलम से। उसके बाद ये सेकंड रो उस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये आंसर आ गया। फिर थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, ये आ गया। इनको सिंप्लीफाई किया, ये आपके पास मल्टीप्लाई और प्लस करने के बाद ये रिजल्ट आ गए। इन लास्ट इस 0.384 को इससे भी डिवाइड कर दें, इससे भी कर दें, इससे भी कर दें, तो ये आपके पास x का फाइनल ये कॉलम वेक्टर आ गया एक। ये आंसर है। अब x चूंकि हमने लेट किया हुआ था x1 x2 x3 को, तो इस x को आपने उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस कर दिया। आगे ये इसी तरह एज इट आ गया, तो इसका मतलब ये है x1 is equal to 24.84, x2 is equal to 20.68 and x3 equal to 18.36। ये x1 x2 x3 यही आपने इनके आंसर निकालने थे, तो ये आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से निकाल दिए। अब इन लास्ट यहां तक आपने आंसर दे देना है बस। इन लास्ट एक और आपको एडिशनल छोटी सी मैं एक बात बता दूं कि आपके पास जो टोटल डिमांड थी, वो फाइनल डिमांड वेक्टर आपको जो गिवन थी, उस टोटल डिमांड को पैदा करने के लिए आपको इनपुट रॉ मटेरियल कितना चाहिए, ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो आपको रॉ मटेरियल वो फाइंड करने के लिए ये जो x1 का आंसर था, इसे सम ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ टी का जो फर्स्ट कॉलम का सम था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, प्लस x2 के आंसर को सेकंड कॉलम सम टी का जो सा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें,
x3 के आंसर को थर्ड कॉलम सम टी का जो सेट लियोन्टिफ मैट्रिक्स का उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब फर्स्ट कॉलम सम वो 0.3 था, x1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 0.3 को x2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इन लास्ट 0.4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके सबको जमा किया, तो ये आंसर आपका 21 आ गया। अगेन बता दूं, ये डिमांड आपकी चूंकि बिलियन डॉलर में गिवन थी, इसका मतलब है 21 बिलियन आपको इतनी इनपुट अगर रिक्वायर्ड है टोटल। द स्पेसिफिक फाइनल डिमांड ये उसी सूरत में फिजिबल होगी इफ एंड ओनली इफ द अवेलेबल अमाउंट ऑफ प्राइमरी इनपुट इज एट लीस्ट 21 बिलियन। 21 बिलियन की अगर आप इनपुट लगाते हैं तो आप ये पूरी डिमांड को प्रोड्यूस करने के काबिल है। मेरा ख्याल है कि ये लियोन्टिफ इनपुट मैंने सारा कुछ इसमें बता दिया, कोई चीज अब रह नहीं गई। इसके कॉन्सेप्ट आपने समझ लेने हैं और इसको आपने सोल्व कर लेना है, प्रैक्टिस करें। ये हमेशा से करें, ये अल्फा सी चैंग से करें। एक्सरसाइज 5.7 है अल्फा सी चैंग की, उसमें इसकी सारी प्रैक्टिस है, वहां से आप क्वेश्चन इसके उठा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो। नोट्स मैथ के अवेलेबल हैं, प्रेपरेशन एमए इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन क्लासेस हमारी कंटिन्यू है। सेशन किसी ने ज्वाइन करना हो वो रब्ता कर सकता है। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।